राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है। कई कार्यक्रमों में शामिल हो रही राष्ट्रपति। सुबह सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर पहुंची। मंदिर में उन्होंने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पूजा अर्चना की। देश के लोगों की खुशहाली, समृद्धि और प्रगति की प्रार्थना की। उनके साथ छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका, सीएम विष्णुदेव साय, दूसरे मंत्री, अधिकारी मौजूद रहे। मंदिर दर्शन के बाद राष्ट्रपति भिलाई के लिए रवाना हुए। गोसाडी नृत्यांगना पद्मश्री कनक राजू का निधन हो गया। उनके निधन पर पीएम मोदी ने एक्सपर्ट ट्वीट किया है, दुख जाहिर किया। पीएम ने लिखा कि एक प्रखर नर्तक कनक राजू जी के निधन से दुखी हूं। गोसाडी नृत्य को संरक्षित करने में उनका समृद्ध योगदान रहा। उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। आज सीएम योगी ने जनता दर्शन किए। सीएम ने फरियादियों की समस्या सुनी, संबंधित विभाग को निस्तारण के निर्देश दिए। अयोध्या से 30 अक्टूबर को होने वाले दीपोत्सव की तैयारियों की तस्वीरें आई। दीपोत्सव खास होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव। राम की पैड़ी पर भव्य लेजर शो होगा। सरयू आरती में सीएम योगी भी शामिल होंगे। तो हर साल की तरह इस साल भी दीपोत्सव से जगमगाएंगे सरयू के घाट। राम की पैड़ी से लेकर सरयू के अलग अलग घाटों को दीपों से जगमग किया जाएगा। इस बार तकरीबन 25 लाख से ज्यादा दिए भगवान राम की नगरी में जगमग होंगे। और इस बार का दीपोत्सव इस वजह से और भी ज्यादा खास, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दीपावली है। इस वजह से दुनिया की निगाहें अयोध्या पर होंगी और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे सरयू आरती में। उत्तर प्रदेश के मथुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की संघ की 2 दिवसीय बैठक हुई। इस मीटिंग में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी शिरकत की। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। मीटिंग के दूसरे दिन आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साथ ही कहा, संघ अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहा है। देश भर में 72,000 से ज्यादा संघ की शाखाएं चल रही हैं। 3,600 से ज्यादा स्थानों पर शाखाएं बढ़ी हैं। दरअसल लगभग 10 दिन का मोहन भागवत का प्रवास है और ये अहम बैठकें लगातार जारी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संघ प्रमुख से मथुरा दौरे के दौरान मुलाकात की थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले स्टेटमेंट का आरएसएस ने समर्थन किया है। सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, हिंदू समाज के लिए एकता जरूरी है। समाज में अगड़ा पिछड़ा जाति भाषा भेद से करेंगे तो हम कटेंगे, इसलिए एकता जरूरी है। हिंदू समाज की एकता लोक कल्याण के लिए है, वो सबके लिए सुख प्रदान करेगा। हिंदुओं को तोड़ने के लिए शक्तियां काम करती हैं तो उनको आगाह करने के लिए ये करना पड़ता है, ये कहा आरएसएस। स्लोगन कुछ में कटेंगे बटेंगे जो भी कहें, स्पिरिट क्या है? हिंदू समाज एकता से एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है। अब हम तो कहते हैं, जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई, मिटे ही धर्म संस्थान, ये अमर गीत है। तो उसको आजकल की भाषा में ऐसे आपने जो कहा वैसे हो सकता है। तो मुद्दा क्या है? स्पिरिट यही है, समाज की एकता एकात्मता। हम जाति भाषा प्रांत के अगड़ा पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के, राष्ट्रीय एकता। महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है। बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह समेत 40 बड़े नेताओं के नाम हैं। ये सभी नेता महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करेंगे, महायुति के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिस्वा शर्मा, नायब सैनी, भजनलाल, मोहन यादव, उदयन राजे भोसले, विनोद तावड़े समेत विष्णुदेव साय, भूपेंद्र पटेल, प्रमोद सावंत, पंकजा मुंडे, चंद्रकांत दादा पाटिल, तमाम बड़े नाम हैं। शिव प्रकाश, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, नारायण राणे, बड़े नेताओं को जगह दी गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां सीएम नायब सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।
दोनों के बीच हरियाणा की योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। तस्वीरें आप देख रहे हैं। कैबिनेट विस्तार के बाद ये पहली मुलाकात है। भगवान विष्णु की एक प्रतिमा भी भेंट की। इस दौरान नायब सैनी ने और कई मुद्दों को लेकर पीएम से चर्चा की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खास करके हरियाणा की योजनाओं को लेकर बातचीत हुई। बेहद अहम ये मुलाकात रही। इसको लेकर नायब सैनी ने ट्वीट करके जानकारी भी दी है। हिमाचल सरकार ने सरकारी विभागों में पद खत्म करने की अधिसूचना पर सुक्खू सरकार ने यूटर्न लिया। दरअसल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 23 अक्टूबर को अधिसूचना जारी कराई, जिसमें नौकरियों को खत्म करने का निर्णय लिया गया था। इस पर सीएम सुक्खू ने सफाई दी है और विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाए हैं। सीएम सुक्खू ने कहा कि हमारी सरकार रोजगार देने के लिए प्रयास कर रही है और हमारे अब तक के कार्यकाल में 19,103 सरकारी पद भरे जा रहे हैं। पहले उनसे जब मेरी मीटिंग हुई थी, मैंने पूछा था कि ये आपकी 20 सालों से जो पोस्ट है वो भरी क्यों नहीं जा रही। कहते इन पोस्टों की हमें जरूरत नहीं है। तो निश्चित तौर पर इस प्रकार का आंकलन करना कि पद खत्म कर दिए गए, उन पदों को खत्म किया गया है जो आज की दृष्टि में मायने नहीं रखते हैं। उन पदों की जगह हमने कहा है कि आप हमें दूसरे पद का बताइए कि दूसरे पद कौन से चाहिए। कि मेरे समय में जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूं, तकरीबन 19,103 पोस्टें भरी जा रही है। और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस सांसद राहुल गांधी दिल्ली के एक सैलून पहुंचे, शेविंग कराई। इससे जुड़ा वीडियो राहुल गांधी ने अपने प्रोफाइल पर शेयर करते हुए लिखा है, कुछ नहीं बचता है। आज के भारत के हर मेहनतकश गरीब और मध्यम वर्ग के व्यक्ति की कहानी बयां करते हैं। राहुल ने सैलून चलाने वाले शख्स अजित के बारे में भी लिखा है। ये वीडियो बाकायदा उन्होंने पोस्ट किया है। कुछ नहीं बचता है। 15,000 में आज क्या बचे? कुछ नहीं बचे। किराया घर का किराया कितना? घर का किराया 2,500 रुपये, 2,500 तो बिल्कुल मिलते उसको किराया चले जाते हैं। और वाइफ भी है? वाइफ भी वो 8 की मिलते हैं। पेंशन काफी ले रहे हो आप? हमारे घर एक महीने में पूरा 15,000 रुपये का होता है। दुकान किराए का, कमरा किराए का। जब पहले आए थे क्या कुछ थे? अरे जब आए थे तो थे आगे भविष्य हमारा काफी से मेहनत करेंगे, लेकिन ये कहीं रह गया। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की 2 लिस्टें जारी कर दी। अब तक कांग्रेस ने 71 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के मुताबिक कांग्रेस 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। ऐसे में बाकी की बची सीटों को लेकर दिल्ली में शाम 5 बजे कांग्रेस की बैठक होने वाली है इलेक्शन कमेटी की। इस मीटिंग में बाकी के बचे उम्मीदवारों को लेकर मंथन होगा और लिस्ट जारी की जाएगी। तो लिस्ट आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र में 20 तारीख को सभी 288 विधानसभा सीटों पर वोटिंग है। उससे पहले महाविकास अघाड़ी की भी लिस्ट लगातार आ रही है। कांग्रेस ने अब तक अपनी कोटि की 90 में से 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। 2 लिस्ट, एक लिस्ट कांग्रेस और जारी करेगी, जिसको लेकर आज कुछ ही वक्त में बैठक होने वाली है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान है। शिवसेना की दूसरी लिस्ट में भायखलाक से मनोज जामसुदकर को टिकट दिया गया है। शिवडी से अजय चौधरी चुनावी मैदान में हैं। संदेश पारकर कड़कवली सीट से तो वडाला से श्रद्धा जाधव चुनाव लड़ रही हैं। इससे पहले शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में कुल 65 नाम जारी किए गए थे। इस सूची में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को वर्ली से प्रत्याशी बनाया गया था, जिनका सियासी मुकाबला जो है वो मिलिंद देवड़ा से होगा, ऐसी जानकारी आई थी। और ये अगली लिस्ट भी आप देख रहे हैं, जहां वडाला से श्रद्धा श्रीधर जाधव को टिकट दिया गया, कल्याण ईस्ट से रंजन बुराड़ी को टिकट दिया गया, देवली से योगेश होलप, पारतूर से आसाराम बुराड़े, हिंगोली सीट से भी प्रत्याशी उतार दिया है कांग्रेस ने। पारतूर से आसाराम बुराड़े को टिकट दिया गया, टिकरी से पवन को टिकट दिया गया। पवन श्यामलाल जायसवाल उम्मीदवार होंगे। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी में नया फॉर्मूला तय हो गया है। अब कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद गुट 90-90 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं।
कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट ने जानकारी दी। इसके अलावा 18 सीटें तीनों ही दल अपने सहयोगियों के लिए छोड़ेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले एमवीए में 85 सीटों पर सहमति बनी थी तीनों दलों के लिए। अब आंकड़ा बढ़कर 90 हो गया है। 90 तीनों दल कॉन्टेस्ट करेंगे। 90 सीटों पर उद्धव ठाकरे का गुट, 90 सीटों पर शरद पवार का गुट और 90 सीटों पर कॉन्टेस्ट करेगी कांग्रेस। बाकी की बची 18 सीटों पर रीजनल प्लेयर्स जो हैं, लोकल प्लेयर्स, उनको मौका दिया जाएगा, छोटी पार्टियों को मौका दिया जाएगा। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के राज्य संगठन में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का लेटर जारी कर बताया, डॉक्टर रविंद्र कुमार राय को बीजेपी झारखंड प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। रविंद्र कुमार राय पूर्व सांसद हैं। पिछले कुछ दिनों से चर्चा शुरू हुई थी कि रविंद्र कुमार राय जिम ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने खुद मीडिया में आकर इसका खंडन किया था। वायनाड उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने वायनाड की जनता को चिट्ठी लिखी। इसके जरिए प्रियंका ने कहा कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ने से उदास थे, लेकिन अब हमारा रिश्ता और मजबूत होगा, क्योंकि आपका प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए सम्मान की बात है। मुझे सांसद चुनिए, मैं आपकी आभारी रहूंगी। आपको बता दें, पिछले दिनों प्रियंका गांधी ने वायनाड से नामांकन किया था। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। 2024 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने रायबरेली और वायनाड दोनों सीटों से कॉन्टेस्ट किया था। बाद में रायबरेली भी जीतने पर वायनाड सीट छोड़ने का ऐलान उन्होंने किया था और इसी के वक्त ये जानकारी भी दी गई थी कि प्रियंका गांधी अपना इलेक्टोरल डेब्यू जो है वो वायनाड से करेंगी। हाल ही में प्रियंका गांधी ने नॉमिनेशन फाइल किया। राहुल गांधी भी उस वक्त मौजूद थे। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम नेताओं की मौजूदगी में नॉमिनेशन फाइल किया था। अब उन्होंने लेटर लिखा है। उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर सरकार एक्शन की तैयारी कर रही है। इसके लिए एटीएस को सरकार ने जांच की जिम्मेदारी दी है। यूपी एटीएस अवैध फंडिंग की जांच करेगी और फिर सरकार को जांच रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर कार्रवाई की जाएगी। तो एटीएस को यह जिम्मा सौंपा जाएगा, जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनको लेकर जांच पड़ताल की जाएगी। कई बार कई तरह के आरोप लगते रहे हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री को भी ये जिम्मेदारी दी गई थी बीच में। यूपी में फिर ट्रेन पलटाने की साजिश। रेलवे ट्रैक पर मिला लकड़ी का टुकड़ा। लखनऊ से नई दिल्ली रूट पर मिला लकड़ी का टुकड़ा। लकड़ी का टुकड़ा बरेली वाराणसी एक्सप्रेस ट्रेन में फंसा। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकी ट्रेन। कड़ी मशक्कत के बाद लकड़ी के टुकड़े को निकाला गया है। तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से रेलवे ट्रैक पर यह बड़ा लकड़ी का टुकड़ा दरअसल रखा हुआ था। ऐसी जानकारी है कि कोई साजिश हो सकती है। हालांकि एनआईए ने अभी हाल में जांच पड़ताल की थी 4 मामलों को लेकर और किसी साजिश से इनकार किया था। हो भी सकता है कि इस तरह से कहीं से आके ये हिस्सा गिरा हो। आसपास लापरवाही भी हो सकती है, लेकिन साजिश की बात को भी खारिज नहीं किया जा रहा। खबर राजस्थान के अनूपगढ़ से है, जहां पिकअप और स्विफ्ट डिजायर की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 3 व्यक्तियों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक बच्चे समेत पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। तो एक बच्चा घायल हुआ है, पिकअप ड्राइवर भी घायल हो गया। टक्कर के बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अनूपगढ़ में दर्दनाक हादसा। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। मौके पर काफी भीड़ भी जुटी। पिकअप और एक गाड़ी हादसे का शिकार हुई और 3 लोग इसमें मारे गए। झारखंड के धनबाद में काकोस से गोल बिल्डिंग तक बना 4 लेन हाईवे धंस गया। बताया जा रहा है कि हाईवे वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 622 करोड़ की लागत से बनवाया गया था। इसका 8 अक्टूबर को ही सीएम हेमंत सोरेन ने उद्घाटन किया था, लेकिन उद्घाटन के कुछ दिन बाद ही हाईवे धंस गया है। इससे हाईवे की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ चुनाव है, उससे पहले यह हादसा अब सवाल भी खड़े कर रहा है, वो भी तब जब कुछ ही दिन पहले 8 अक्टूबर को ही इसका उद्घाटन किया गया था।
आज सड़क बना, कुआं, आज जादू दिखा धनबाद में, और इस जादू के जंगल में फंसे यहाँ के भोली भाली जनता और दुर्घटना से ग्रस्त हुई यहाँ की एक बेटी। सरकार के जो 1 महीना पहले उद्घाटन किया गया और ये इस प्रकार की दुर्घटना घटी, ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हरियाणा के गुरुग्राम से खबर, जहां सरस्वती एनक्लेव के जी ब्लॉक में एक मकान में आग लग गई। आग लगने से 4 लोग जिंदा जल गए। सभी मृतक गारमेंट कंपनी में टेलर का काम करते थे। गुरुग्राम के सरस्वती एनक्लेव के जी ब्लॉक में देर रात करीब 2 बजे आग लग गई थी। आग की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। सभी मूल रूप से बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मरने वालों में एक की शादी हुई थी, उसकी पत्नी और बच्चे दिवाली के त्योहार पर घर गए थे और अब ये जानकारी सामने आई है। हरियाणा के गुरुग्राम में ये बड़ा हादसा हुआ है। ये हादसा ये हुआ जो एक बच्चे आए वहां से दौड़ के से चाचा के कमरे में आग लग गया। हम सोचे आग लग गया, नीचे दुकान भी है, वहां गए तो धुआं निकल रहा था, कहीं आने जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। उसके बाद में वहाँ पुलिस आई, पुलिस को उन्होंने फोन किया, पुलिस आई, पूरा मुआवना किया उन्होंने, वो फायर ब्रिगेड भी बुलाया, उसके बाद में एम्बुलेंस भी बुलाया, लेकिन टाइम ज्यादा होने के कारण 4 बच्चे अंदर ही झुलस के एक्सपायर कर गए, डेथ कर गए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में एक सैन्य वाहन के पलटने से एक सैनिक की शहादत की जानकारी सामने आई। 8 लोग घायल हो गए हैं। ये दुर्घटना कुलगाम में एक ऑपरेशन मूव के दौरान हुई। कुलगाम के दामहाल हंजीपुरा में हादसा हुआ। अधिकारियों के अनुसार एक सेना का वाहन पलट गया, जिससे एक जवान के शहीद होने की खबर सामने आई। 8 अन्य घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। गैंगस्टर लॉरेंस के जेल से इंटरव्यू मामले में सरकार ने आरोपी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लिया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित एसआईटी ने 7 अधिकारियों कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान कोताही और लापरवाही का आरोपी माना। सभी को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह आदेश राज्य के गृह विभाग के प्रमुख सचिव गुरकीरत कृपाल सिंह ने जारी किए। जिन अधिकारियों कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया उनमें डीएसपी से लेकर हेड कांस्टेबल रैंक तक के अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अनुकूल हवाओं के कारण वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। हालांकि तब भी वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 227 दर्ज किया गया। शुक्रवार सुबह आंकड़ा 281 था। दिल्ली में लगातार दूसरा दिन है जब एक्यूआई में सुधार हुआ है, जबकि पिछले 4 दिनों तक एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में था। पद्मश्री पद्म भूषण से सम्मानित लोक गायिका शारदा सिन्हा के प्रति ब्रज किशोर के निधन के 1 महीने बाद अब एक और दुखी करने वाली खबर आई। गायिका शारदा सिन्हा की तबीयत अचानक खराब हो गई है। वो 1 हफ्ते से दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं। उनकी हेल्थ अपडेट में बताया गया डॉक्टर की तरफ से कि तबीयत उनकी ज्यादा खराब है। हाल ही में उनके पति का ब्रेन हैमरेज से निधन हुआ था। सपा नेता हरेंद्र नागर उनके सरकारी गनर भूदेव शर्मा की हत्या में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पश्चिमी यूपी के कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी को हाईकोर्ट से जमानत मिली। इसके बाद सोनभद्र जेल में बंद सुंदर भाटी की गुपचुप रिहाई भी हो गई। रिहाई के बाद गैंगस्टर सुंदर भाटी गुरुवार को फ्लाइट से वाराणसी से सीधे दिल्ली आया। सुंदर भाटी पर हत्या, अवैध वसूली, जानलेवा हमले समेत गंभीर अपराध के 60 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी मर्डर केस को लेकर मुंबई पुलिस लगातार जांच कर रही है। पुलिस ने बाबा सिद्दीकी के मर्डर को लेकर बड़ा खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि हत्या के लिए पाकिस्तान से हथियार आए थे। पूरे मामले में पुलिस को अब तक 4 पिस्टल मिली है। इन हथियारों की सप्लाई पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हुई थी। फिलहाल पुलिस केस की कड़ियां जोड़कर जांच कर रही है। पुलिस ने अब तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कल 15वें आरोपी की गिरफ्तारी पंजाब के जालंधर से हुई। लगातार पूछताछ की जा रही है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के घर पहुंचे। राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा को आशीर्वाद दिया। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के आगमन पर राघव चड्ढा ने स्वागत किया। विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना की।
इजराइल ने ईरान के हमलों के जवाब में 25 दिन बाद पलटवार किया। आईडीएफ ने 100 F-35 फाइटर जेट से हमला किया। 3 घंटे में 20 ठिकानों पर हमला किया गया है। इनमें मिसाइल फैक्ट्री, सैन्य अड्डे शामिल हैं। तेहरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास भी अटैक हुआ। हमले को लेकर आईडीएफ के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने कहा, 1 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले के जवाब में कार्रवाई की गई है। ईरान और मिडिल ईस्ट में उसके सहयोगी 7 अक्टूबर 2023 से 7 मोर्चे पर हम पर हमले कर रहे हैं। हम भी जवाब देने का हक रखते हैं। अपनी रक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा वो करेंगे, आईडीएफ ने कहा।